हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th जियोग्राफी में हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं कि वास्तव में कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो हर साल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा सवाल हम लोगों को हर साल पूछा जाता है। वैसे सारा का सारा सवाल तो एक ही वीडियो में बताना संभव है नहीं, इसी के कारण मैं 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 के साथ बात करते हैं, जिसमें हम लोगों को पूछा जाता है कि संभववाद से आप क्या समझते हैं। तो संभववाद विचारधारा जो है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोगों को एग्जाम में बहुत बार दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, बहुत बार आप लोग देख सकते हो। कह रहे कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास ने किया था। यदि हम लोग बात करें, सर्वप्रथम जो है इस संभववाद विचारधारा का जो प्रतिपादन किए थे, जिन्होंने इस विचारधारा को दिया था, उस व्यक्ति का नाम था विडाल डी लाप्लास। ठीक है, और यदि संभववाद शब्द का यदि बात करें तो संभववाद शब्द का प्रयोग लुसियन फेवरे के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है तथा वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावना को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। यदि हम लोग इसमें बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है। इसमें बताया जा रहा है कि मानव जो है अपने पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है, और वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावना को अपने लाभ के लिए उपयोग भी कर सकता है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि संभववाद विचारधारा के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य को महत्व प्रदान किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाओं का प्रभाव बढ़ता रहा। मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता कम कर दिया। ठीक है, उतना आप लोगों को बोलना नहीं है, सिंपल आपको बोलना है कि संभववाद विचारधारा को यदि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि संभववाद विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या करता है, मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तित करता है। इसको हम लोग संभववाद विचारधारा कहते हैं, और इसका प्रतिपादन सबसे पहले जिन्होंने किया था उस व्यक्ति का नाम था विडाल डी लाप्लास, और इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था लुसियन फेवरे। बस इतना बोलना है, इतना काफ़ी आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए। आगे यदि बात करें हम लोग अगला प्रश्न पर, जो हम लोगों को पूछा जाता है कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें, मतलब मानव का प्रकृतिकरण पर आपको व्याख्या करना है। जिसमें कह रहा है कि आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव की सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, और साथ ही साथ कह रहा है कि मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यदि हम लोग इसको सिंपल शब्द में बात करें तो देखिए, प्राचीन समय में क्या था, मनुष्य ने खुद पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया था। ठीक है, और इसी के कारण वो क्या करते थे कि प्रकृति द्वारा जो भी नियम था उस नियम का पालन करते थे और खुद को प्रकृति के अनुसार ही ढालने का प्रयास करते थे। यदि ज़्यादा बारिश होती थी तो लोग इस बात से भयभीत होते थे कि हमने कहीं गलती की है जिसके कारण ये ईश्वर का प्रकोप है। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ती थी, उस पर भी वो सोचते थे कि ईश्वर का प्रकोप है। तो एक तरीके से हम लोग देखें तो मानव का प्रकृतिकरण में मनुष्य क्या करता था, खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने का प्रयास किया करते थे। ठीक है, आप लोगों को इतना लिखना है, और इसके बाद फिर जैसे कि 2-4 उदाहरण देना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य क्या करते थे, प्रकृति का पूजा किया करते थे। उसके बाद फिर ज़्यादा वर्षा या ज़्यादा सूखा पड़ता था तो जिसके कारण वो सोचते थे कि ये प्रकृति का प्रकोप है, हम लोगों से कोई गलती हुई है जिसके कारण जो है इस प्रकार का हो रहा है। ठीक है, आगे यदि आप लोग ये सब लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, वैसे व्हाट्सएप नंबर नहीं, एक लिंक दूंगा जहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप ज्वाइन करते हो और आपको इस बात का डर है कि आपका नंबर किसी दूसरे को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर आपके अलावा किसी को दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक कि हमको भी दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करोगे ताकि आप लोगों को सारा का सारा PDF मिल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हम लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। तो यदि बात करें हम लोग तो इसमें बात कर रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में परेशान होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। और दूसरा यदि बात करें अनुकूल अवसर से आकर्षित होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। मतलब एक तरीके से हम लोग बात करें तो प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है एक
किसी भी कमी के कारण जो है एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह में जा करके बस जाना। और अपकर्ष कारक मतलब होता है कि क्या होता है कि कहीं पर जो है सुविधा ना होने के मतलब जहाँ पर सुविधा है उस सुविधा को पाने के लिए एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाना। ठीक है, अब यदि बात करें इसमें, जिसमें बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए बेरोजगारी हो सकता है इसका, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक का। और रहन सहन की निम्न दशा हो सकता है, राजनीतिक उपद्रव हो सकता है, प्रतिकूल जलवायु हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, महामारी हो सकती है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन हो सकता है। ये सब कारण प्रतिकूल कारक में हो सकता है। और यदि अनुकूल कारक में यदि देखें तो इसमें हम लोगों का क्या हो सकता है, बेहतर अवसर हो सकता है, रहन सहन की अच्छी दशा हो सकती है, शांति व स्थायित्व हो सकती है, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है, अनुकूल जलवायु हो सकती है। ये सब कारण जो है हम लोग बोल सकते हैं अपकर्ष कारण का उदाहरण है। ठीक है, अब यदि बात करें अगला प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, वो है आयु पिरामिड के 3 प्रकारों के नाम लिखिए तथा उनका अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए आप लोगों को यदि ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए ना कि सर आप फेस वीडियो बना करके हम लोगों को अच्छे से बता दीजिए, तो मैं इसे अच्छे तरीके से भी बता सकता हूँ। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ वीडियोज़ को शेयर करना है। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को लाइव में आकर के पढ़ा सकूं। ठीक है, यदि आप लोग शेयर करते हो तो मैं गारंटी आपको लाइव आकर के पढ़ाऊंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसमें आंसर में यदि बात करें, चलिए क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं कि आयु पिरामिड के 3 प्रकार के नाम लिखिए तथा उनका अर्थ स्पष्ट करें। देखिए आयु पिरामिड को 3 भागों में बांटा गया है, उनके तीनों का नाम बताने बोला है और उनके बारे में स्पष्ट करने के लिए बोला है। तो देखिए यदि हम लोग बात करें तो आयु पिरामिड जो है तो ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने वाला ऐसा पिरामिड जिसके बाएं भाग में विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष का प्रतिशत तथा दाएं भाग में विभिन्न आयु वर्ग के स्त्रियों का प्रतिशत प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित मतलब दर्शाया जाता है, तो इसी को जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, अब इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्य रूप से आयु व लिंग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसका यदि 3 प्रकार दिया गया है तो 3 प्रकार को जानना भी जरूरी है। तो जैसे कि पहला जो होता है वो होता है विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। कह रहा है कि इस प्रकार के पिरामिड के आधार चौड़ा और शीर्ष क्रमशः पतला होता है। ठीक है, आधार क्या होता है, चौड़ा होता है और शीर्ष जो होता है वो पतला होता है। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे क्षेत्र में बच्चों की संख्या अधिक, युवाओं की संख्या उससे कम और वृद्धों की संख्या सबसे कम होती है। इस प्रकार का पिरामिड ये दर्शाता है कि मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों अधिक है। साथ ही साथ कह रहा है कि उदाहरण के तौर पर यदि नाइजीरिया देश का आयु लिंग पिरामिड का यदि बात करें तो विस्तारित होती जनसंख्या को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि दूसरा प्रकार को हम लोग देखें तो दूसरा प्रकार है हम लोगों का स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। तो कह रहे हैं यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर लगभग समान होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। और यह पिरामिड घंटी के आकार का होता है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है। और ऑस्ट्रेलिया देश की आयु लिंग पिरामिड स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि तीसरा प्रकार का बात करें तो तीसरा प्रकार हम लोगों को बताया जा रहा है कि ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। यह कह रहा है कि यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिसमें जनसंख्या की जन्म दर तथा मृत्यु दर अति निम्न है, मतलब कम है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को सारा का सारा प्रश्न आसानी से बताता रहूं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।